ओके जी। हेलो एवरीवन। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर बोल लो या नेक्स्ट टॉपिक बोल लो, इसकी बात करते हैं अभी फिलहाल। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो, हमने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ना होता है ना, वो यही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बेसिकली जितने भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, उन हर सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो हमसे जिनके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल लाइफ में तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे जैसे मैं अगर अब इन सब्जेक्ट्स की मैं बात करता हूं, ठीक है, हमने जैसे मैं अभी फिलहाल जो बात कर रहा हूँ इस चैप्टर 3 की, लीनियर अलजेब्रा का न्यूमेरिकल एनालिसिस है। हम ओडी का न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, हम और भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं। होता क्या है कि हमें पता है हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिनके सॉल्यूशंस इतनी आसानी से हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट कह लो, लीनियर अलजेब्रा, जिसका ये हिस्सा होता है। इसमें हम क्या, इसे हम क्यों पढ़ते हैं? पहली चीज तो ये देखो, हम इसलिए पढ़ते हैं इसे, जैसे कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो 2x प्लस 3y इक्वल टू, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं इजी टाइप, ठीक है, 4x प्लस 9y इक्वल टू 7। जैसे इस टाइप की कोई भी इक्वेशन थी, हमने लीनियर अलजेब्रा में क्या किया था? हमने लीनियर अलजेब्रा में किया था सॉल्व, इसे सॉल्व किया था। लेकिन हमने लीनियर अलजेब्रा में ये चीज़ देखी थी कि हमें इनसे बहुत सारे मेथड से आपने इनकी इक्वेशंस को, इनके सॉल्यूशंस निकाले होंगे। यूजुअली क्रैमर्स रूल आपको ध्यान भी होगा। तो मैं अभी वो सारे मेथड्स तो डिस्कस नहीं करूंगा लीनियर अलजेब्रा के। मैं मानकर चलूंगा कि आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, क्योंकि अगर हम इसे JRF गेट के लिए पढ़ रहे हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं या कोई और MSc एंट्रेंस किसी एग्जाम के लिए इसे पढ़ रहे हैं, तो आपने BSc में लीनियर अलजेब्रा जरूर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। वहां पर सबसे पहला टॉपिक ही ऐसे शुरू हो जाते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म, उन्हीं सब का मैं इनमें नाम लूंगा और मैं मानकर चलूंगा आपको आते हैं। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा में जब ये हमने किया था, तो जब हम इसे कर रहे थे तो हो क्या रहा था, वहां पे हम इसे सॉल्व कर रहे थे अपने किसी भी मेथड से, क्रैमर्स रूल फॉर एग्जांपल आप मान लो। ठीक है, हमने जब इसे किया तो एक और चीज हमने देखी कि अगर मान लो ये तो इजी था, हमने और इक्वेशंस भी बढ़ा सकते हैं, वो भी शायद इजी हो जाए, हम 3 वेरिएबल्स तक जा सकते हैं। यूजुअली हम उन्हीं में काम करते हैं, मतलब एक और z बढ़ा दो इधर से और एक और इक्वेशन बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर से एक और इक्वेशन, इधर से z, हम उसे भी क्रैमर्स रूल या किसी और पर्टिकुलर मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा में। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली हम बात करें रियल लाइफ में, तो हमारे साथ देखो समस्या क्या होती है कि ये जो इक्वेशंस है ना बढ़ जाती हैं। मतलब अभी मान लो 2 वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 100 वेरिएबल्स की हमें बात करनी हो क्वेश्चन में, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x100 इक्वल टू 97.5। ठीक है, ऐसी कोई और इक्वेशन, मतलब कोई और इक्वेशन, और उसमें भी ऐसे ही, फिर यहां पे ये ऐसे, ये टोटल 100 इक्वेशंस तक मान लो, 100 भी फाइनाइट है, 1000 तक सोचो, आगे जितने भी बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो होते हैं, उनके बारे में भी अगर हम सोचें तो हमारे ये सारे मेथड्स हमें यूजलेस नजर आएंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में यही काम होता है। इसीलिए अब एक और सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास, मतलब ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एनालिसिस का, हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें अलग से पढ़ना होता है। हर तरह के मेथड्स को अब हम यूज करेंगे, किसमें किसने फायदा हमें मिलता है वगैरह वगैरह। तो हमारे इसमें पहला मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखो जो हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड है, हमारे गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम सबसे जो पहली चीज पढ़ेंगे ना, हम इसे वर्किंग मेथड देखेंगे। मतलब बेसिकली हम इसका सीन देखेंगे कि भाई है क्या, इसकी परेशानी क्या है। मैं मान लेता हूं पहले तो इन इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn इक्वल टू b1। ठीक है, मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इन्हें लिख रहा हूं। ठीक है, पहले मतलब हम थोड़ी सी थ्योरी देख रहे हैं, हालांकि थ्योरी कई बार बोरिंग हो जाती है, लेकिन इतनी तो मैं नहीं करवाता हूं कि बोरिंग हो। अगर बोरिंग होती है तो फिर तो हम कर ही जाएंगे ना उस चीज को एडजस्ट आप कर ही जाओगे फिर उस चीज को एडजस्ट। ठीक है, an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस ann xn इक्वल टू bn। ये चीज क्लियर है? मतलब ये ऐसी आपके पास लीनियर अलजेब्रा सिस्टम्स हो सकती हैं अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कितने भी n हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब मेरे पास ये जो सिस्टम है, अब आपको पता है एक चीज क्या, कि इस सिस्टम को ना मैं इन कोफिशिएंट्स को मैं अलग लिखकर और इन x1 x2 n को एक वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे मैं उसे लिख देता हूं a x इक्वल टू b, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे, है ना। जहां पर ये a क्या है, a एक मैट्रिक्स होता है, बी जो है ये होता है, ये बी होता है।
ये पूरा का पूरा बी होता है। एक्स वही x1 x2 xn, मतलब लीनियर अलजेब्रा का हिस्सा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स होता है, इसमें ये काम है। अब देखो इस ए को मैं बना रहा हूं यहां पर, ए क्या है, a11 a12 a1n, ठीक है नहीं है, ठीक, बोलो ठीक है। a21 a22 और a2n, ठीक है नहीं है, ठीक, बोलो ठीक है। an1 an2 ann, ठीक है नहीं है, ठीक, बोलो ठीक है। मैट्रिक्स बन गया, हमारा काम हो गया, मतलब हमारे पास जो भी इक्वेशन थी हमें उससे एक मैट्रिक्स बनाना है। अब काम शुरू होता है गॉस एलिमिनेशन का। गॉस अंकल आए अब यहां से, ये क्या कहते तुमने मैट्रिक्स बनाना सीख लिया, अब ये बना दो उसी मैट्रिक्स का, ऊपर ये लगा दो। मैंने कहा ये क्या है, कहते इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब एक और नई चीज लग रही है हमें, लेकिन लगनी नहीं चाहिए अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया है तो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले लीनियर अलजेब्रा में उसे देखें, उसे सर्च करें, फिर आगे बात करें, ठीक है। क्या करने वाले होते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, वही पूरा का पूरा जो आपका मैट्रिक्स होता है ना, ये जो मैट्रिक्स है आपका, इसी का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, और एक ऑगमेंटेड ये वाला सिस्टम आ जाएगा बी, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। तो इसे लिख देते हैं अब a11 11 a12 डॉट 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 a1n, ठीक है, a21 a2n an1 ann, ठीक है। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है जब आप यहां पर इसको कुछ और कुछ बुक्स में ऐसे लगा देते हैं, कुछ में वैसे, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे ये जा रहे हैं bn तक, बात आई समझ में, नहीं आई, ठीक है। आई होप आ गई, इसमें था ही क्या अभी तक। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या करता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड एक बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो सिंपल सा क्या करता है, इन एंट्री, ये बोलता है कि इस ट्रायंगल को ना आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल दो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ गए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मान लो यहां पे यूज कर लेता हूं वर्ड, आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल दो, ठीक है। ये बोलता है गॉस अंकल, गॉस चाचू बोलते हैं हमारे, कि इसे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल लो। क्या फायदा होगा सर उससे बदलने से? फायदा ये होगा कि आप जब इसको करेंगे, मतलब जब आप इसको करेंगे ना, तो बेसिकली ये जो एंट्री है, ये एंट्री तो आपको नॉन जीरो रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपर ट्रायंगुलर में अगर बदल रहे हो, देखो चीजें लीनियर अलजेब्रा से लिंक्ड है, मैं यहां पर हर चीज नहीं बताने वाला। अब अपर ट्रायंगुलर क्या है, ऑगमेंटेड क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म क्या होगी सर, या वो सब, ये पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा का हिस्सा है। मैं मानकर चलूंगा कि ये आपको आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो a11 मेरे को ये नॉन जीरो रखनी पड़ेगी, ठीक है, मेरी मजबूरी। इसके नीचे वाला ये जो है सारा, ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीरो। मैं इसे ऐसे करता हूं, ये जो इसके नीचे वाला है ना सब कुछ, ये हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा काम फिर से वही हो गया, क्या कि अब ये वाली जो एंट्री है ये मेरे को क्या करनी पड़ेगी, नॉन जीरो। इसके बाद जो ये वाली एंट्री है क्या करनी पड़ेगी, नॉन जीरो। ये वाली जो एंट्री है क्या करनी पड़ेगी, नॉन जीरो। और इनके नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उनका तो हमको पता ही है, जीरो जीरो। और इसके नीचे है ही नहीं कुछ, होता तो भी हम वही काम करते, जीरो। समझ गए ये बात? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा हूं, और ये कैसे करेंगे हम, ये जीरो, ये बात भी आपको पता है। यहां पर अब उसके लिए इन्हें जीरो बनाना होगा तो हम रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म यूज करने लग जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता रहनी चाहिए चीजें, मैं मानकर चल रहा हूं आपको पता है। रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म यूज करने के बाद हमारे पास जो एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स बोल देते हैं, एक्लॉन मैट्रिक्स बोल देते हैं, जो भी बोलना है बोल दो। एक्लॉन फॉर्म में ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इतना काम करना, ये वही लीनियर अलजेब्रा वाला काम है, और कुछ अभी तक है नहीं इसमें। अब देखो एक और नेक्स्ट काम जो इसका है, क्या है, ये सब करने के बाद ना एक और नाम इसमें आ रहा है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ये क्या होता है, जिससे सॉल्यूशन निकाला जाता है, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर कैसे निकालते हैं इससे सॉल्यूशन? आसान है, जैसे लग रहा है ना, बैक मारो। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करते रहो। 11th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा होता है हमने सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जो दोनों एंट्रीज है ना, ये जो दोनों एंट्रीज है, ये बैक सब्स्टिट्यूशन का पहला हिस्सा है।
देखो ये कौन सी इक्वेशन है, एक्सएन का हिस्सा है ना ये, तो मतलब ए एन एन और एक्सएन इक्वल टू बी एन होगा, तो एक्सएन क्या आ जाएगा, बी एन अपॉन ए एन एन। ये मेरा सॉल्यूशन बन गया, पहला ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। जो मेरे को सॉल्यूशन नहीं तो चाहिए ना, x1 x2 x3 x4 xn तक, तो ये आ गया मेरा xn सॉल्यूशन आ गया। अब सर xn-1 कैसे निकालोगे, बैक सब्स्टिट्यूशन, पीछे से जा रहा हूं मैं, तो मतलब xn से पहले वाला xn-1। फॉर एग्जांपल अगर 100 इक्वेशंस हैं तो 100 सॉल्यूशन, 100th सॉल्यूशन मेरा सीधा आ गया। अगर मेरा 100th सॉल्यूशन सीधा आ गया तो 99 सॉल्यूशन पे जाऊंगा, फिर 98। ये काम कर रहा है ये बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ रहे हो ये बात या नहीं समझ रहे हो? xn आ गया तो xn-1 पर कैसे जाएंगे आप, देखो xn-1 होगा तो यहां भी जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे मैट्रिक्स से बन रहे होंगे वो an-1 मान लूं, प्लस जो भी यहां से आया आपका ann जो भी है ये। अब देखो ann xn इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इससे पहली वाली एंट्री के, ये वाले सीन होगा ऐसे, तो ये bn-1 होगा। ये अभी थ्योरी है तो इसलिए थोड़ा सा इश्यू लग रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान दिखेगा। ann आपको पता है दे रखा होगा, xn अभी आपने निकाला है, bn-1 आपको पता होगा, an-1 आपको पता होगा, तो आपको निकालना क्या है, यही तो निकालना है, xn-1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही अब xn-2 xn-3 मैं अभी क्वेश्चन के साथ आऊंगा तो क्लियर होगा। ठीक है, एक आध चीज और देखो, अब आप और देखो एक आध चीज। ठीक है, ये जो एंट्री है ना इसको बोलते हैं पाइवट एलिमेंट। ये सबसे पहला एलिमेंट होता है, इसे पाइवट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जिसमें पाइवट एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो को या तो पाइवट रो बोल लो बेसिकली, अगर मैट्रिक्स की सेंस में बात करो, अगर इक्वेशन की सेंस में बात करो, क्योंकि थी तो इक्वेशन ही ना हमारे पास है, तो ये इक्वेशंस ही ना, हम इन्हीं इक्वेशंस की तो बात कर रहे हैं। ये देखो हमने xn निकाला था, यहां से कौन सा निकलेगा, अगर xn तो फिर ये वाला सीन कौन सा होगा, xn-1, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, ऐसे ही तो जा रहे हैं हम वापस बैक सब्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली इसमें इन इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं। अगर अब आप यहां पर यूज करते हो मैट्रिक्स की फॉर्म में तो इसको बोलेंगे हम पाइवट रो। ठीक है, रोएगा कोई नहीं, बस रो बोलेंगे, बैड वन आई नो। ये देखो अब अगर इसको मैं बोलूं पाइवट इक्वेशंस, पाइवट इक्वेशन, पाइवट इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली मैं उन n इक्वेशंस की बात कर रहा हूं जिन इक्वेशंस के मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये इसकी थ्योरी थी, ये इसका हिस्सा था। ठीक है, एक और इसमें एक इंपॉर्टेंस है, मैं अभी उसको होल्ड पे रखता हूं ताकि क्वेश्चन पहले हम कर सके, इस पर आएंगे हम वापस। ये देखो अब फिलहाल जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, वही काम करना है। एक पहले तो मैट्रिक्स बना देना है, ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गया। ऑब्वियसली अब हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे जाना है। ये काम लीनियर अलजेब्रा का है। अब यहां के बाद क्या करना है आपको, मैंने जैसे उसमें बताया था, जो पाइवट एंट्री है, पहली चीज देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्वियसली नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर यही जीरो होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर सर जीरो होगी तो क्या करेंगे, क्या गड़बड़ हो जाएगी, अगले क्वेश्चन बात कर रहे हैं उसकी। पहली चीज ये नॉन जीरो होनी चाहिए। दूसरी चीज जो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। समझ गए? फिर ये वाली एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, ये फिर नॉन जीरो होना चाहिए, और फिर ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे वाला हिस्सा जीरो बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ये हमें जीरो बनाना पड़ेगा। क्यों? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है ना हमें, है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने बना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर वाले हिस्से में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब नीचे वाली चीजें जीरो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर वाले जो हिस्सा है ना, उसमें कुछ पड़ा हुआ है, कुछ रखा हुआ, उस मैट्रिक्स के, वो एक मैट्रिक्स था उसमें कुछ रखा हुआ है, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लीनियर अलजेब्रा मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं आपको। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कहां थे अब हम?
ओके ठीक है, तो अब ये हमको जीरो बनाना है। देखो अब आपको मैं रो रिड्यूस्ड वाली फॉर्म्स तो नहीं बताने वाला यहाँ पर कि क्या करने वाले हैं, वो बेसिक है लीनियर अलजेब्रा का। इसको जीरो बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 जीरो, उसको कर देंगे जीरो, जो भी कहानी है। ठीक है, मैं अब आपको सीधा एक मैट्रिक्स लिख देता हूं इसमें, जो भी आपका आ रहा होगा आफ्टर रो रिडक्शंस, आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा ना वो ये बनेगा। रो ऑपरेशंस के बाद कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला 3 2 3 18। ठीक है, अच्छा 0 7 17 22 0 0 -2/21। अच्छा इधर आएगा -10/21। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, पहले आपको ना यहीं पर मैं आपको पाइवटिंग की हेल्प कर देता हूं, मतलब पाइवटिंग का भी आइडिया दे देता हूं। यहीं पर देखो होता क्या है, दो चीज होती हैं। पहली चीज हमारी जो पाइवटिंग एंट्री होती है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मैंने बोल दी ये बात। हमारी ये जो एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए इसमें है। ठीक है, वो और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कुछ जिनमें ना हो, जैसे इसमें देखो यहां पर पाइवटिंग एंट्री गायब है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरे पास इक्वेशंस बहुत ज्यादा हैं और मुझे अप्रोक्सीमेशन रूट तो मिल ही रहा है, अप्रोक्सीमेटिंग रूट मिल रहा है, लेकिन मेरे को उस रूट के पास जाना है। बेसिकली मेरे को तो और एफिशिएंट रूट चाहिए ना, तो वो और एफिशिएंट रूट कैसे आ सकता है, वो आ सकता है इस टर्म की हेल्प से। ये इस टर्म की हेल्प से आ सकता है पाइवटिंग। पाइवटिंग किसको बोलते हैं, अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ, पाइवटिंग क्यों यूज करते हैं, ताकि मैं और एफिशिएंट रूट पा सकूं, ताकि मैं रूट के और पास जा सकूं। हमें पास ही तो जाना है, हमें दूरियां ही तो मिटानी है, यही तो एजुकेशन का पर्पज है। ठीक है, तो बेसिकली पाइवटिंग इसमें हेल्प कर रहा है हमारी। क्या काम कर रहा है पाइवटिंग, पाइवटिंग कह रहा है कि अगर आपका रूट थोड़ा दूर दूर आ रहा है, अगर आपका रूट उतना पास नहीं है जितना होना चाहिए, तो आप मुझे यूज कर सकते हो। पाइवटिंग ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाइवटिंग कह रहा है। पाइवटिंग का पहला हिस्सा जिसका नाम है पार्शियल पाइवटिंग, मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसमें भी यही यूज कर दें तो शायद ज्यादा फायदा होगा। पार्शियल पाइवटिंग, ठीक है, कंप्लीट पाइवटिंग, स्केल्ड पाइवटिंग, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। कंप्लीट पाइवटिंग, हम अगर इनकी बात करें, पार्शियल पाइवटिंग क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स था ना, जैसे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था, अगर मान लो मेरे पास ये नॉन जीरो है, या फिर ये जो मेरी एंट्री है ना कम है, कम किससे है, किसी और एंट्री से इसमें, जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, ये वाली एंट्री की वैल्यू कम है इससे, ये ज्यादा है, समझ रहे हो। तो बेसिकली कब यूज होगा, देखो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, पाइवटिंग जो है, मैं पाइवटिंग कब यूज करता हूं, इन दोनों पे तो मैं तब आऊंगा। पहले बात करते हैं पाइवटिंग कब यूज करते हैं। पाइवटिंग हम तब यूज करेंगे मुझे जब मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए होंगे, मैं तब पाइवटिंग यूज करूंगा। यूजुअली मैं दो सिचुएशंस में से ज्यादा यूज करता हूं, पहले जब मेरी पाइवटिंग एंट्री जीरो बन जाए तब, दूसरा जब पाइवटिंग एंट्री की वैल्यू मिनिमम हो, मतलब मैं उसे बढ़ाना चाहता हूं, मैं उसे मैक्सिमम करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं, जिससे मैं रूट के और पास जाऊं। बेसिकली पाइवटिंग का काम हो गया। मतलब आपका काम सिर्फ ये है कि ये जो एंट्री है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये आपका काम है। मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स था ना, इसका 2 वैल्यू थी, मैंने इधर चेक किया और मैंने देखा कि इधर 3 मैग्नीट्यूड वाली एंट्री भी है, तो मैंने ना एक काम सिंपल सा कर दिया, मैंने इन एंट्रीज को ना, मैंने पहले पाइवटिंग यूज कर दी, इसमें पाइवटिंग कर दी। पाइवटिंग करने का फायदा क्या हुआ, आप ना इसे इरेज करो ऐसे। मैंने क्या किया, मैंने ना पाइवटिंग यूज करी। पाइवटिंग यूज करने से क्या हुआ, मतलब 3 वाली रो को मैं ऊपर ले गया, तो 3 2 3। आई बात समझ में नहीं आई, इसे बोलते हैं पाइवटिंग।
पाइवटिंग मतलब जो मैग्नीट्यूड जिसका हायर था ना, बस मैं ऊपर ले गया उसको, पाइवट एंट्री मैंने उसे बना दिया। पाइवटिंग इक्वेशन, पाइवटिंग रो वाली वो जो लाइन थी ना, जो पाइवटिंग रो थी, उसमें मैंने हायर मैग्नीट्यूड वाली एंट्री को ऊपर रख दिया। समझ रहे हो सर? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो आंसर है ना वो और क्लोज जाएगा, और ज्यादा क्लोज हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में तो शायद सेम ही आंसर आने वाले हैं, आप पाइवटिंग यूज करो या ना करो, लेकिन यूजुअली रियल लाइफ में पीपल यही यूज करते हैं। अगर एप्लीकेशंस की बात करें हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की, तो हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है, अब देखो 3 2 3, उसके बाद तो वही कहानी है 2 1 1 1 4 9, ये तो ए ही मैट्रिक्स है। मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करनी है, तो मैं इसे हटा के 18 वाला ऊपर, 18 10 16। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? मतलब मेरे को क्या करना है, देखो मेरी सिंपल सी बात है, मेरे को ज्यादा कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, मेरे को आफत में तो पढ़ना ही नहीं है। मेरे को क्या करना है, मेरे को तो और पास रूट चाहिए था। और पास रूट तब आ रहा था हमने जब रिसर्चेज की, गॉस ने जब रिसर्चेज की कि इस एंट्री को ना, ये जो मैक्सिमम एंट्री है इसको नीचे ना रखा जाए, ऊपर रख लिया जाए, तब आ रहा था। और ऑब्वियसली अगर ये जीरो हुई तो फिर तो बात कर ही नहीं सकते ना हम, तब तो हमें फिर ऊपर रखना ही रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो 0.x1 प्लस समथिंग है। अब इस क्वेश्चन में तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि मैं पाइवटिंग ना करूं। और अगर मैं पाइवटिंग कर ही रहा हूं तो मैं 3 वाली को क्यों भेजूं? मैं मैक्सिमम वाली को भेजूंगा, ये वाली इंपॉर्टेंट है, मैं इसे भेजूंगा। अजीब सा दिल बन गया यार, ये फूला हुआ दिल है किसी का, प्यार में धोखा खाया हुआ दिल है। ठीक है, पाइवटिंग का काम समझ में आ गया। पाइवटिंग का काम होता है मेरे को और अच्छा रूट मिले। पाइवटिंग कैसे करते हैं? उसी रो में मैग्नीट्यूड देखते हैं, जिस जगह पर ज्यादा मैग्नीट्यूड है जिस एंट्री का, मैं उसको सबसे ऊपर ले आता हूं। ये काम है पाइवटिंग। फिर से यही काम करने के बाद अब आपको सारा गेम वही है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये एंट्री और ये एंट्री, ये नॉन जीरो होनी चाहिए हमारे पास, बात आई समझ में? और ये एंट्री ये जीरो होनी चाहिए, और ये एंट्री ये जीरो होनी चाहिए, बात आई समझ में? ये इक्वल टू जीरो बन जाए। इससे क्या होगा? इससे ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ना, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देना है। ये बनने के बाद हम फिर बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर देंगे। बात आई समझ में? नहीं आई? मतलब सिंपल सी बात हो गई। अब तो समझ में आई जानी चाहिए। मैंने रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म करके ये भी जीरो बना दिया, ये भी जीरो और ये भी जीरो। मेरे पास ये एंट्रीज आई, मतलब मैंने ये भी जीरो बना दिया, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, रो ऑपरेशंस आप लगा लोगे, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो अब यहां पर लग रहा है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पढ़ा था बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इसमें पाइवटिंग यूज करी है, और कौन सी पाइवटिंग? पार्शियल पाइवटिंग। ये ध्यान रखना, पार्शियल पाइवटिंग, इसी को बोलते हैं पार्शियल पाइवटिंग। ठीक है, जो हम इसमें थे ना, हम इसको बोलते हैं पार्शियल पाइवटिंग। मतलब मैं इसमें गया, ये वाली एंट्रीज मैंने देखी, और यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, यहां पर 8 था, यहां पर 7 था, तो जो एंट्री मैक्सिमम थी मैंने उसको ऊपर ले गया, 2 वाली उसकी जगह। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल पाइवटिंग। लेकिन मैंने क्या करना है, मैं अगर कंप्लीट पाइवटिंग की बात करनी हो तो कंप्लीट पाइवटिंग में मैंने दोनों साइड देखा। इसमें तो बस एक ही साइड देख रहा हूं, मैंने दोनों साइड देखा, जो मैक्सिमम था मैं उसे ऊपर ले गया, उसको बोलते हैं कंप्लीट पाइवटिंग। ठीक है, ये बस नाम है टर्म का, एक्चुअली में हमें पार्शियल पाइवटिंग से ही ज्यादा फायदा होता है। रियल लाइफ में मैक्सिमम मेथड्स पार्शियल पाइवटिंग ही यूज किया जाता है, बुक्स वगैरह में जो भी लिखा हुआ है। मैं तो खुद प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं अप्लाई कर रहा हूं, मैं कौन सा कार बनाने बैठा हूं लेकिन किताबें कह रही हैं कि कंप्लीट पाइवटिंग ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये ज्यादा यूज किया जाता है पार्शियल पाइवटिंग, तो इसी पर आप ध्यान दोगे। ये चीज क्लियर है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? देखो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिंपल सा काम है, एक ये वाला सबसे नीचे वाला, ये कौन सी वाली इक्वेशन है? एक्स वाई जेड, ये इधर जेड बच रहा है। ठीक है, तो -2/21 जेड इक्वल टू -10/21। ठीक है, 21 से 21 काटना आता है, माइनस से माइनस काटना आता है, 2 से 5 काटना आता है, z की वैल्यू 5 लिखनी आती है। z आ गया। अब हम ऊपर गए 7y, इस वाली की मैं बात कर रहा हूं, 7y प्लस 17z इक्वल टू 22। बैक सब्स्टिट्यूशन, पीछे से पीछे जा रहा हूं मैं। 7y, y की वैल्यू तो निकालनी है, प्लस 17z इक्वल टू 22, तो ये कितना आ जाएगा? 7y इक्वल टू 22 माइनस 85 क्या होता है बता दोगे? फटाफट बता दो प्लीज।
बता दो ना। 7y इक्वल टू, बोल दो ना जरा, दिल में क्या है छुपा, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं सबसे कह दूंगा। -63, 7y इक्वल टू -63, तो y इक्वल टू -9। ये बात आई हुई, क्लियर नहीं हुई? ये बात आई समझ में? y की वैल्यू आ गई। अगर ये आ गई तो फिर ऊपर चल दो, पहले हम यहां थे, फिर हम यहां गए और फिर हम यहां गए। ठीक है, 3 2 3, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18। अब तो ये भी आप लोगों ने कर लेना चाहिए, आज आपको y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। 3x प्लस 2 इंटू -9 ब्रैकेट में ले लेंगे, वरना बोर्ड मास अंकल नाराज हो जाएंगे। 3z, z की वैल्यू क्या आई थी 5, वैसे ब्रैकेट में लो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3x माइनस 18 प्लस 15 इक्वल टू 18, तो ये आ जाएगा 3x, 36 माइनस 5 31, ये तो कुछ गड़बड़ सा नहीं आ गया। 3x प्लस 2y प्लस 3z, 2 9 18 माइनस 18, 3z 3 5 15 माइनस 3, उधर गया तो 21 आएगा भाई। ये मुझे माफ कर दो, 21 आएगा, -21 आएगा, चलो जो भी है देख लेना। x की वैल्यू 7, ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? इसी से जितनी भी वैल्यूज थी वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड आसान था, हमें बस एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बनाने के बाद हमने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज निकाल देनी है। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ गया पाइवोटिंग का। पाइवोटिंग क्यों आया? ताकि हम और ज्यादा रूट्स के पास जा सकें, और भी ज्यादा रूट क्लोज आ सके। इसमें हमने पाइवोटिंग यूज की, ये रूट्स की वैल्यू आई। इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें अगर हम पाइवोटिंग ना भी यूज करते शायद यही वैल्यूज आती। ठीक है, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, जैसे ये, ठीक है, ये इसकी, अब आप इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, सीधा सीधा एक मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, आप सीधा सीधा एक वही मैट्रिक्स बनाओगे, एक ऐसी एंट्रीज का, फिर b1 b2 का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रो रिड्यूस से वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये एंट्रीज आएंगी, ये जीरो कर दोगे। ठीक है, जो भी है ऐसे ऐसे, ये सब करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएंगी x1 और x2, देखो x1 आएगा आपका 1 और x2 आएगा आपका 0.5 और x1 आएगा आपका -1.0, ओके सॉरी, -1.0803। ठीक है, एंड x2 इक्वल टू 0.6076। देखो सर दो वैल्यूज कैसे आ रही हैं, एक ही आएगी वैल्यू। एक्चुअली में ये पाइवोटिंग के साथ है और ये विदाउट पाइवोटिंग है। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मित्रों? विदाउट पाइवोटिंग। ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है कुछ? ये विदाउट पाइवोटिंग है, मतलब जो भी एंट्री थी आपने वही मान ली। ये पाइवोटिंग के साथ है, जो मैक्सिमम वाली है आप उसको ऊपर ले जाओ और फिर आप काम करो। आंसर में देखो आप कितना चेंज है, थोड़ा बहुत भी नहीं, मतलब कितना। ये देखो अब आप, यहां 1 आया, यहां -1 आया, यहां 0.5 आया, यहां 0.6 आया, मतलब कितना चेंज हो गया सिर्फ इसी बात से कि मैं हायर मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू को ऊपर ले जाऊं, पाइवोटिंग एंट्री पर रख दूं। समझ रहे हो? पाइवोटिंग एलिमेंट बना दूं जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था जिस एंट्री का। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ये ध्यान नहीं रहती, सीधा मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और क्वेश्चन हो जाता है, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मतलब आपको पाइवोटिंग करके ही करनी है, ये चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब देखो एक ये क्वेश्चन है, अब इसको भी अब आप वही, अब आपको पता चल ही गया है, सारा मैंने बता दिया। देखो इसके आंसर क्या आएंगे, x1 इक्वल टू 4। ठीक है, ये दिखता है नहीं दिखता है, मतलब x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू -1, x3 इक्वल टू 1/2। ये आपके आंसर आएंगे। अब आप इन्हें चेक करके देख सकते हो। ठीक है, आगे हम जो भी हैं, गॉस के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, गॉस सिडल, गॉस जैकोबी। एक्चुअली गॉस की उस टाइम पर बहुत चलती थी, वही वाला काम हो गया। ठीक है, जैकोबी लेकर आया कि सर देखो सर मैंने कुछ अपना करा है, कुछ अलग निकाला है। गॉस नेता था वहाँ का, गॉस ने कहा अच्छा तूने निकाला है, लेट्स कॉल इट बाय गॉस जैकोबी मेथड।
वैसे ही आया सिडल, तो नाउ लेट्स कॉल इट गॉस सिडल मेथड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो जो आपको समझ में आना चाहिए था, एक ये और एक ये। ठीक है, ये सारी की सारी आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज अब देखो, ये चीज अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये आसान थी, और जबकि वैसे अलग हो जाती है कई बार, इसलिए कई बार थ्योरी स्किप की जाती है कि थ्योरी टीडियस हो सकती है। खैर ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।